यदि मैं आपसे कहूं कि भारत में अभी जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं उन्हें हटा दिया जाए और सभी एक्टर्स से कहा जाए कि जो भी गाने हैं वो अब से फिल्मों में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के द्वारा ही गाए जाए, तो क्या होगा? सिंपल है, आप गेरुआ गाने में अरिजीत सिंह की जगह शाहरुख खान की आवाज और अंतरा मित्रा की जगह काजोल की आवाज को इमेजिन कीजिए। आज के समय में ये मुश्किल है, लेकिन यही चीज भारत की दौर की सच्चाई हुआ करती थी। भारत में हर साल तकरीबन 2000 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती है। भारत दुनिया में एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। तो अब सोचिए कि भारत की फिल्में, जहां संगीत और गानों का होना मानो एक रिवाज हो, जिसके बिना हर फिल्म अधूरी लगती हो, ऐसे में क्या ये अंदाजा लगाना आसान होगा कि भारत साल भर में कितने गाने प्रोड्यूस करता है? भारत के संगीत और संगीतकारों की लोकप्रियता केवल भारत तक ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी से लेकर अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल तक प्लेबैक सिंगिंग ने भारत के संगीत को दुनिया भर में पहुंचाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग आखिर है क्या? और प्लेबैक सिंगिंग से पहले आप फिल्मों में गाने सुनते कैसे थे? भारतीय फिल्मों में और खास तौर से बॉलीवुड में गाने केवल दर्शक के लिए मनोरंजन का कारण नहीं होता, बल्कि कहानीकार और निर्देशक के लिए कहानी को आगे बढ़ाने, बड़े से बड़े जटिल भावों को आसानी से लोगों तक पहुंचाने और फिल्म को लोगों के दिलो दिमाग में बसाने का तरीका होता है। लेकिन ये तरीका जैसा आज है वैसा कल नहीं हुआ करता था। आजादी से पहले भारतीय सिनेमा में कई बड़े बदलाव की शुरुआत देखने को मिल रहा था, जिनमें डबल रोल, फिल्मों में एक्ट्रेस की एंट्री और प्लेबैक सिंगिंग का उदय शामिल है। साल 1935 में इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग का उदय हुआ। इसके जनक दाता कोई और नहीं बल्कि दिग्गज निर्देशक नितिन बोस को माना जाता है। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब होता है वो प्री रिकॉर्डेड गाना जिसे फिल्म में अभिनेता या अभिनेत्री गाने के बोल के साथ केवल लिपसिंग करते हो। बताया जाता है कि नितिन बोस ने पहली बार अपनी फिल्म धूप छांव में प्लेबैक सिंगिंग का तरीका अपनाया। इस मूवी का मैं खुश होना चाहूँ गाना हिंदी सिनेमा का पहला प्लेबैक सिंगिंग सॉन्ग माना जाता है। इस गाने को पारुष घोष, उमा शशि और सुप्रभा सरकार जैसे सिंगर्स ने गाया था और उसके बाद भारतीय संगीत जगत में लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे कई बेहतरीन सिंगर्स ने काम किया। लेकिन अब सवाल है कि यदि प्लेबैक सिंगिंग 1935 में आई तो उससे पहले फिल्मों में गाने कौन और कैसे गाता था? तो बता दें, सिनेमा के शुरुआती दिनों में देखा जाता था कि एक अभिनेता ही मेल और फीमेल किरदार का रोल अदा करता था और साथ ही वो फिल्मों के गानों को भी खुद गाया करते थे। शूटिंग के दौरान एक्टर ही फिल्म के गाने को एक डायलॉग की तरह गाता था और संगीतकार पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, जिसके लिए वो कैमरा से बचते हुए कहीं पेड़ या किसी चीज के पीछे छिपकर इस काम को पूरा करते थे। इस तरह से कड़ी मेहनत के बाद एक सॉन्ग तैयार होता था। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत आसान नहीं थी। आजादी से पहले पाकिस्तानी सिंगर नूरजहां और के.एल. सहगल जैसे महान गायकों ने प्लेबैक सिंगिंग के स्तर को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया था। लेकिन आजादी के समय 1947 में सहगल की मौत और विभाजन के बाद सिनेमा जगत में प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में सन्नाटा सा पसरने लगा था। लेकिन फिर 1950 के बाद लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी जैसे कई सुरों के सरताज ने प्लेबैक सिंगिंग को पुनर्जीवित कर अपनी करिश्माई आवाज का जादू बिखेरा। स्टूडियो में खड़े होकर ये सिंगर्स अपनी गायकी का जलवा बिखेरने लगे और हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक गीत बनने लगे। स्टूडियो में रिकॉर्ड होने के बाद शूटिंग के दौरान फिल्म कलाकार उन गानों की लिपसिंग करते थे और बाद में एडिटिंग टेबल पर उनको सिंक्रोनाइज किया जाता था। वैसे बता दें, आज के समय में भी कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी है, जैसे कि आयुष्मान खुराना ने नैना दा क्या कसूर, मेरे लिए तुम काफी हो और नैन ना जोड़े जैसे गाने गाए हैं। परिणीति चोपड़ा का गाना माना कि हम यार नहीं, आलिया भट्ट का एक कुड़ी मैं तेनू समझावा, फरहान अख्तर का रॉक ऑन और सेनोरिटा काफी पसंद किया गया। अब कौन से हैं आपके फेवरेट प्लेबैक सिंगर, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।